हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूँ इनक्रेडिबल हरकुलिस की सीरीज़ को, जिसको आप लोग बहुत टाइम से मेरे चैनल के ऊपर सुन रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज़ है जिसको हम अपने डार्क रेन के अंदर शेयर करेंगे। और दरअसल ये एक सीरीज़ ऐसी है जो कि डार्क रेन और सीरीज के बिल्कुल बीच में आती है, लेकिन ये डार्क रेन के बाद आती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऑड हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सीरीज़ को आपके साथ सीरीज से पहले शेयर करूँ या सीरीज के बाद शेयर करूँ। लेकिन फिर सीरीज के अंदर हमें कुछ इवेंट्स ऐसे देखने को मिले जिससे ये बात साबित हो गई कि ये सीरीज सीरीज से पहले आती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डार्क रेन के बाद फौरन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर हम कोई गैप वगैरह नहीं ले लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको डार्क रेन की सीरीज की तरह ही काउंट करेंगे और इसलिए इनक्रेडिबल हरकुलिस की जो एपिसोड्स हैं हम अभी आपके साथ टाइमलाइन के अंदर शेयर करेंगे। और मैं बताता चलूँ कि इसके दरअसल तकरीबन हमारे पास 8 से 10 इशूज़ होने वाले हैं और ये इशूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इनक्रेडिबल हरकुलिस की सीरीज़ के लिए। आप यही मान के चलिए कि इस सीरीज़ के एंड तक जो है इनक्रेडिबल हरकुलिस के वॉल्यूम्स भी खत्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो पब्लिकेशन चलते हुए आ रही थी, जो मैं आपके साथ वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट से शेयर करते हुए आ रहा हूँ, वो बेसिकली यहाँ पे अब खत्म हो जाएगी और इसके एंडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है और आपका दिमाग बिल्कुल हिल के रह जाएगा जो आपने सोचा तक नहीं होगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हमें ग्रीक मिथोलॉजी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करने वाले हैं और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि हर एक ग्रीक मिथोलॉजी का रेफरेंस आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जो लोग चैनल पर नए हैं और ग्रीक मिथोलॉजी को ज़्यादा जानते नहीं हैं वो भी इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके जो है समझ सकें। तो कहानी शुरुआत करने से पहले हम जो है इनक्रेडिबल हरकुलिस के बारे में बात कर लेते हैं कि अब तक हम उसमें क्या क्या देखते हुए आ चुके हैं। तो हमने देखा था कि दरअसल यहाँ पे हरकुलिस और एमेडिस जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बनी हुई है और इनको जो कंट्रोल कर रही है, यानी कि इनको जो ऑर्डर्स दे रही है, जो मिशन दे रही है, वो हरकुलिस की बहन यानी गॉडेस अथीना है। और गॉडेस अथीना आपको पता है कि एक ज़बरदस्त किस्म की मास्टरमाइंड है और उनका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान है जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। कहीं कहीं हमें लगता है कि अथीना के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईविल है, उनकी जो इंटेंशन है वो ईविल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने हरकुलिस और एमेडिस जो चलाने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। और वहीं से हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, क्योंकि अब डार्क रेन के अंदर है तो ऑस्बॉर्न वगैरह इन सब के पीछे लगे होते हैं। वहीं पे इनकी मदर हेरा जो होती है, अब उसके पास ज़्यूस की सारी शक्ति आ गई हैं क्योंकि ज़्यूस मर चुके हैं कॉमिक्स के अंदर और उसको मीका बोशी ने मारा था। तो इसी वजह से अब जब वो ओलंपस ग्रुप की हेड बन चुकी है तो वो हरकुलिस और अथीना अपने दोनों बच्चों से जो बदला लेना चाहती है उनको मारने के लिए, और इसी से बचने के लिए अथीना अपने नेक्स्ट मिशन पे एमेडिस जो और हरकुलिस को ले जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि बेसिकली अब इनका अगला मिशन क्या होने वाला है हेरा से मुकाबला करने के लिए। सो गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छा खासा समझ में आ ही गया होगा कि अब तक इनक्रेडिबल हरकुलिस में क्या हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपको सारे लिंक्स जो है मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप सारी वीडियोस देख लीजिए तो एक अच्छा फॉलो बैक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की ऑसम वीडियोस हमारे चैनल पर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे पास एटलांटिक सिटी से, जहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़्यादा ऑड किस्म का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हरकुलिस और एमेडिस जो कचरे के अंदर जो है वो नहा रहे हैं और वहीं पे एमेडिस पूछता है कि आखिरकार ये हम सब कर क्यों रहे हैं अथीना, तुमने इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो कहती है कि इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम लोग की सारी मिस्ट्रीज़ को समझाने के लिए, लेकिन जर्सीज के शोर के ऊपर ये एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पे जल्द से जल्द मैं तुम्हारे पापा को धुलवा सकती थी ताकि तुम लोग को आफ्टर लाइफ के अंदर भेज सकूँ, और ये सबसे आसान तरीका ये करने के लिए इस वक्त। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ, मेरी बहन और इसकी मिस्ट्रीज कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन वहीं पे अथीना बोलती है कि इसको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है एमेडिस, तुम्हें जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करना होगा। तो कहती है कि बस भी करो हरकुलिस, वैसे भी हमने सिर्फ एक दिन के किराए पे सूट्स को लिया है, तो फ़ौरन तैयार हो और मेरे साथ चलो। और इस तरह हम देखते हैं कि एमेडिस जो और वहाँ पे हरकुलिस जो है एक नया ज़बरदस्त किस्म के सूट्स पहन के बाहर निकलते हैं। और वहीं से हरकुलिस बोलता है, तुम अपने और मेरे बीच डिफरेंस जानते हो बच्चे क्या है, कि हमें अच्छा लगना जानता हूँ। तो वहीं पर एमेडिस बोलता है कि ओ माय गॉड, क्या तुम्हें पता भी कि तुमने लाइन कहाँ से चुराई है। तो कहता है बिल्कुल, नेटफ्लिक्स से। और यहीं से इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर अथीना उन लोगों को आगे की तरफ ले जा रही होती है। तो एमेडिस बोलता है, ये तुम हमें कसिनो चिप्स क्यों दे रही हो। तो कहती है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब तुम बोटमैन के पास जाओगे। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है कि ठीक है बहन, चलो कम से कम इतना तो बता दो कि हम किसको बचाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं।
तो कहती है कि तुम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो हेरा, यानी कि हमारी माँ ने जो है कसम खा ली कि हम लोगों को जान से मार डालेगी, तो इसलिए हम एक ऐसे शख्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं जो कि उसकी पावर में इक्वल हो, और वो कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के हस्बैंड और तुम्हारे फादर ज़्यूस हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि रियली? तो कहती है कि हाँ बिल्कुल रियली, और इस वक्त तुम्हारे फादर जो है इस वक्त हेडीज की जो है सल्तनत के अंदर मौजूद हैं, जिनको मिकाबोशी ने मार के वहाँ पे भेज दिया था। तो वो तो हेल को कहते हैं, इसका मतलब हम हेल में जा रहे हैं। तो कहती है कि ये हेल के बहुत सारे एंट्रेंस है, इसमें से एक एंट्रेंस है। तो कहता है कि ये तो कसिनो है। तो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि हेडीज जो है वो मास्टर है अंडरवर्ल्ड का, तो इसलिए उसने इस तरह की अलग अलग जगहों को बना के रखा हुआ है जहाँ से जो है वो हेल को एक्सेस कर सकता है। और तुम्हें नहीं लगता कि इससे बेहतर जगह और कौन सी होगी हेल को एक्सेस करने के लिए, जहाँ पे हर वक्त जो है रोशनी होती है, हर वक्त जो है लोग अच्छे मूड के अंदर और हमेशा पैसे वाले लोग आते हैं। और यहीं से हरकुलिस चिल्लाते हुए बोलता अथीना को, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आखिरकार तुम ये बताओगी कि तुम अपने सीक्रेट वेपन यानी हमारे फादर के बारे में मुझे कब बताने वाली थी? तो अथीना बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें अभी अभी तो बताया इस बारे में। मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ अथीना पैंथेनोस, मैं तुम्हारा कोई पुतला नहीं हूँ जिसको तुम अपनी मर्जी से चलाओ। तुम्हारी सारी की सारी स्कीम्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तुम पहले दिन से मेरे साथ ऐसा करते हुए आ रही हो, मुझे कुछ नहीं बताती हो। और हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ से गुस्से में आगे बढ़ना शुरू करता है। तो मेडियस बोलता है कि अब आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है मेडियस तुम इस सब को छोड़ दो, लेकिन तुम्हें इस वक्त फोकस करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम गॉड के साथ लड़ चुके हो, गॉड से मुकाबला कर चुके हो, लेकिन इन दी एंड तुम हो एक मोर्टल ही। और इस वक्त मैं तुम्हें जिस मिशन के ऊपर भेज रही हूँ अब तक का सबसे ज़्यादा डेंजरस मिशन ये साबित हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इसके लिए। तो मेडियस बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारी मिथोलॉजीज को बहुत बढ़ावा है यार, कि पीछे मुड़ के मत देखो, इस चीज़ को मत खा लेना, उस चीज़ को मत कर लेना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अथीना बोलती है कि वेल मैं फिर तुम्हें यही एडवाइस करना चाहूँगी कि पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ से मेडियस जो और हरकुलिस दोनों जो है वहाँ पे घुसते हैं, और वहीं पे हरकुलिस चिल्लाना शुरू कर देता है घुसते ही। तो वो बोलता है मेडियस अरे क्या हो गया ड्यूड, कोई मसला है? तो कहता है कि नहीं नहीं, बस मेरे दिमाग के अंदर एक फ्लैश ऑफ मेमोरी आया है, मेरी वो मेमोरी जिसके अंदर मैं मर रहा था। ये तकरीबन 3257 ईयर्स अगो की बात है। उस वक्त मुझे अपने अंदर एक ऐसा खतरनाक किस्म का दर्द महसूस हुआ था जिसको आज तक मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक सेंटोर नेसियस का जो है खून लगा हुआ था उस शर्ट के ऊपर, जो कि मेरे मुंह पे लाके किसी ने डाल दी थी। और उसके पॉइजन की वजह से मैं इतना ज़्यादा तड़प रहा था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने आप को जाके एक फ्यूनरल फायर के अंदर यानी एक दहकती हुई आग के अंदर जाके अपने आप को जला लिया, जो कि मेरे नेफ्यू ने ही उसको वहाँ पे सेटअप किया था। खूबसूरत डायनेरा जो है उससे सेंटोर ने झूठ कहा था कि अगर उसके खून वाली शर्ट उसके मुंह पे डाल देगी मैं हमेशा के लिए उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा और हमेशा उसका ही रहूंगा। लेकिन उसके जहर की वजह से उसने मुझे एक ऐसी जलन ऐसी तड़प दी कि मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और जब मेरी मोर्टल बॉडी उस वक्त जल रही थी, मुझे तकरीबन पूरे 3 दिन लगे टार्टरस की गहराइयों तक पहुंचने के लिए। लेकिन तब 3 दिन तक जब मैं वहाँ पे उस गहराई के अंदर गिरता रहा तो तब मेरे फादर ज़्यूस को मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम आ गया, और तब जाके स्काई फादर ज़्यूस ने जो है मुझसे मेरी मोर्टेलिटी छीन ली और मुझे जो है एक नए गॉड की तरह दोबारा जिंदा करा, यानी कि उन्होंने मुझे ओलंपस का एक गॉड बना दिया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब किसी मॉडल को उन्होंने जो है इस तरह से रेस किया हो, मतलब उन्होंने एक मामूली इंसान को जो है गॉड का दर्जा और ओलंपस के अंदर वेलकम करा। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये देख के उनकी बीवी हेरा जो है, जो कि हमेशा से मुझसे जलते आई है सारी जिंदगी, वो अभी भी जलेगी ही। तो फादर ज़्यूस ने जो इस बात को मेक श्योर करने के लिए हेरा की सबसे फेवरेट बेटी हेबी यानी कि गॉडेस ऑफ यूथ जो थी उससे मेरी शादी करवा दी, ताकि इसके जरिए हम दोनों का एक बॉन्ड कायम रह सके और मैं इन गॉड्स के दरमियान रह सकूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था, क्योंकि मैं उस वक्त एक अजीब और गरीब किस्म का जंगली इंसान हुआ करता था और उसको देखो तो वो एक परी की तरह थी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इटर्निटी की बच्चे, और तुम जानते हो कि वो वुमेन जो है बहुत ज़्यादा अजीब दिमाग की है और इतने साल किसी के साथ रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो स्टोरी सुनाई गई है दरअसल एक ग्रीक मिथोलॉजी से ली गई है, जहाँ पे हमें हरकुलिस का ओरिजिन एक तरह से बताया गया है कि हरकुलिस जो था एक आम इंसान था और एक दिन जब वो इस तरह आग के अंदर जला तो तब जाके ज़्यूस ने उसके ऊपर रहम खाया और उसको एक गॉड का दर्जा दिया। और इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने उसकी शादी गॉडेस से करवा दी, जो कि हेरा की सबसे फेवरेट बेटी हेबी थी, यानी गॉडेस ऑफ यूथ से। और इस तरह हमें बताता है हरकुलिस के ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो यार हेबी वो बिल्कुल ठीक ही थी। असल में वो ज़्यूस हैं जिनको मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। हर कोई मुझसे यही कहता है कि तुम तो ज़्यूस के चहीते बैठे हो, लेकिन मुझे ये बात कहीं से भी नहीं लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार उन्होंने ही मुझे वहाँ से बैनिश करा है। अब मैं इस बारे में भी श्योर नहीं हूँ कि अब जब मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए जा रहा हूँ तो उनको देख के मेरा क्या रिएक्शन होगा और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से मेडियस और हरकुलिस अंदर घुस और वहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह उनके ऊपर जो है सेरबेरस जो है भौंकना शुरू कर देता है, जो कि दरअसल 3-हेडेड डॉग को कहा जाता है। ये ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर बहुत ही फेमस है। और यहीं से हरकुलिस उसकी तरफ देखता और कहता है कि सेरेबस एक वक्त में मेरा बहुत ही खतरनाक किस्म का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि वाकई में इसके साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए, मतलब इसको इस तरह कैद में रखना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉडेस अथीना का जो लास्ट चैंपियन थे जिसकी मौत हो गई थी लास्ट एपिसोड के अंदर, वो यहाँ पे मौजूद होता है और कहता है कि लो तो आ गए तुम लोग। तो हरकुलिस बोलता है कि एगिस हमें तो लगा था कि तुम मर चुके हो। तो वो बोलता है कि मैं अभी भी मरा हुआ ही हूँ। तो मेडिस बोलता है कि अरे यार ये क्या बात हुई।
तो हरकुलिस बोलता है कि मुझे माफ़ करना है, मैं समझ गया। तो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जॉय यही है कि मैं अपनी गॉडेस को सर्व करूँ, और आज उनको मेरी ज़रूरत है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे एज अ गाइड यहाँ पे सर्व करूँ। तो इसे हरकुलिस बोलता है कि मेरी बहन तुमसे बहुत कुछ कमांड करती है ना, और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें तंग करती होगी। तो वहीं पे एगेस बोलता है तुम्हारी बहन मुझसे जो कुछ भी कहे मैं उससे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता हूँ, मेरा काम सिर्फ उसको सर्व करना है, तो चलो अब आगे चलते हैं। और पीछे से हरकुलिस उसको इशारे करते हुए बोल रहा होता है मेडियस को, लगता है इसका दिमाग बिल्कुल सटक चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि एगेस उनको एक जगह पे लेकर आता है जहाँ पे सारी की सारी गैम्बलिंग वगैरह चल रही होती है, और वो बोलता है कि वेलकम टू एरेबस। और अगर आप इस सीन के ऊपर गौर करें तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे होंगे, यानी कि पुराने पुराने सुपर हीरो सुपर विलन्स हमें नजर आ रहे हैं। पीछे अगर आप गौर करें तो आपको गोलायत नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें बेंची नजर आ रहा है एक्समैन का, एक्समैन की एक और कैरेक्टर हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और इस तरह के हमें काफ़ी ज़्यादा फेमस कैरेक्टर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं मार्वल कॉमिक्स से, जो कि अब तक मर चुके हैं। और हमें आगे से यहाँ पे यही बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये हेडीज का वो रीजन है जहाँ पे वो मोर्टल्स आते हैं जो कि इस दुनिया के बीच में हैं। मतलब ना ही वो अभी पूरी तरीके से जहन्नुम की तरफ गए, ना ही जन्नत की तरफ गए हैं। ये लोग दरअसल वो हैं जिनका कोई काम अधूरा रह गया दुनिया के अंदर, और इसीलिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे वो खेलते हैं, मजे करते हैं, और इस बात का इंतजार करते हैं कि शायद उनको एक चांस मिल जाए रीबॉर्न होने का, या फिर किसी जुए या किसी सट्टे के जरिए वो उनको एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो रिजरेक्ट हो सकें। तो इसीलिए वो यहाँ पे बैठ किसी चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनका कोई मौका मिल जाए। ऑल्दो वैसे लोगों को लगता है कि यहाँ पे शायद ये कभी जीतते नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ से लोग बाहर निकल के जाते हैं। तो यही से मैंडिस बोलता है कि अच्छा, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि कसिनो एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यहाँ कोई घड़ी नहीं होती, कोई खिड़की नहीं होती, कोई बाहर नहीं जाता और कोई अंदर नहीं आता, तो इस बारे में पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे क्या वक्त हो रहा है और कितना वक्त गुजर चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो आफ्टर लाइफ के लिए जगह बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला कि यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिनमें से वो लोग ऐसे हैं जो कि ग्रीक मिथोलॉजी को मानते तक नहीं है, ना ही ग्रीक अंडरवर्ल्ड को मानते हैं। तो वो लोग इस ग्रीक अंडरवर्ल्ड के अंदर कर क्या रहे हैं? ये सवाल मेरे ख्याल से आप व्यूवर्स के दिमाग में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हर तरह के लोग हैं और ये सारे लोग ग्रीक मिथोलॉजी को तो मानते ही नहीं थे। देखो, तुम अगर इस चीज़ को जो है एक इंटरफेस के तरीके से देखो, यानी कि आफ्टर लाइफ सिर्फ एक इंटरफेस है जिसको अलग अलग जरियों से जो है इंटरेक्ट किया जा सकता है। जैसे तुम्हारी दुनिया में वेब ब्राउजर्स होते हैं, अगर तुम्हें आप गूगल सर्च करनी है तो उसके लिए तुम क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कर सकते हो, फायरफॉक्स सफारी का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब तुम्हें जहाँ जाना है, जो तुम्हें सर्च करना है वो चीज़ एक ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं। तो अगर तुम मुझसे पूछना चाहोगे इन शॉर्ट, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी के मानने वाले यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे वैल्हैला भी मौजूद है, यहाँ पे योमी भी मौजूद है, यहाँ पे हेडीज भी मौजूद है, और ये सारे के सारे मिलके इस एक ही जगह को जो है एक्सेस कर रहे हैं। जो लोग जिसको मानते हैं वो लोग उसी के ऊपर बिलीव रखते हैं और वो वहीं चले जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है मार्वल की थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं। तो पहले यहाँ पे जब कॉमिक्स शुरू हुए थे नए नए बनाना, तो सिर्फ थॉर के कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, और वहाँ पे हेला हुआ करती थी जिसको गॉडेस ऑफ डेथ माना जाता था। और ये माना जाता था कि जितने के जितने लोग मरते हैं वो मरने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला के रियल्म के अंदर चले जाते हैं या वैल्हैला चले जाते हैं। लेकिन फिर जाके ग्रीक मिथोलॉजी आई और जाके दूसरी चीज़ें आना शुरू हुई, तो उनके अपने अपने हेल और उनके अपने अलग अलग जन्नतें जो है हमारे सामने आने लग गई। तब हमें मार्वल के राइटर से ये सवाल का जवाब इस तरह से मिला कि जो हीरो या जो शख्स जिस चीज़ के अंदर बिलीव करता है उसकी आफ्टर लाइफ वैसी ही होती है। आपको याद होगा कि हमने इटर्नल का कॉमिक शेयर करा था जिसमें हमने देखा था कि उनकी आफ्टर लाइफ एक तरह के बार के अंदर होती है जहाँ पे वो इंतजार करते हैं अपने दोबारा रिजरेक्ट होने का। तो ये कॉन्सेप्ट उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और इसीलिए ये एक तरह की एक ही चीज़ है। मतलब ये सारे लोग मर के एक आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं जो कि उनके हिसाब से हो सकती है। वो उनके हिसाब से एक बार हो सकता है, वो उनके हिसाब से कसीनो हो सकता है, या उनके हिसाब से एक गार्डन भी हो सकता है। तो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट मार्वल के अंदर कुछ ऐसा है। आई होप कि मैंने थोड़ा सा आपको पका दिया होगा, लेकिन जो लोग समझने वाले थे वो अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह यहाँ पे हरकुलिस भी वही आपकी वाली बात बोलता है कि बहुत बढ़िया, मतलब मैं यहाँ पे एक नर्ड के साथ एडवेंचर पे आया हूँ और मुझे उससे भी ज़्यादा नर्डियर यहाँ पे मिल गया है। मतलब मेरे समझ में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है जो तुम लोग बातें कर रहे हो। लेकिन वो बोलता है अगले पल ही कि ज़रा एक मिनट, ये जेनेट है, जेनेट वैन डाइन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वास्प भी मौजूद होती है जो कि सीक्रेट इन्वेजन के आपको पता है प्लॉट के अंदर वो मारी गई थी। और वो कहता है कि मेरी तरफ आओ जेनेट, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुम तो हमारी फेलो एवेंजर हो, मैं हरकुलिस हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से वापसी लेके जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जेनेट उसको बोल देती कि नहीं, तुम मुझे यहाँ से कहीं नहीं ले जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मेरे हिसाब से तुम्हारे पास अभी कीमत नहीं है उसको चुकाने के लिए। मैं यही एक इंतजार करूँगी कि शायद मेरी किस्मत जाग जाए और मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। तो अब जाओ अपने रास्ते पे और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। और यहीं से एगेस बोलता है कि मुझे माफ़ करना हरकुलिस, लेकिन तुम इस हाउस के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो। हम यहाँ ज़्यूस को लेने के लिए आए हैं और ज़्यूस को ही ले जा सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ एक ही सोल को ले जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। मुझे माफ़ कर देना। तो यहीं से मैडिस बोलता है इसका मतलब ये कि सोल जो है एरेबस के अंदर एक क्वांटम सुपर पोजिशन के अंदर रहते हैं, यानी कि वो जिंदा भी और मुर्दा भी हैं। जब तक उनको किसी एक चीज़ के लिए फोर्स ना किया जाए एक डायरेक्शन के अंदर, तो वो उसी इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो बैठा हुआ होता है और अपने जुए के अंदर बहुत सारी चीज़ें जीत गया होता है। मतलब अब उसको यहाँ से वापसी बाहर निकलने का एक मौका मिल गया है।
लेकिन हरकुलिस बोलता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है मेरी नज़र में। कभी भी ग्रीक मिथोलॉजी या आफ्टर लाइफ ऐसी हुआ नहीं करती थी। जो शख्स मर गया है उसको हमेशा मरे रहना चाहिए, उसकी पनिशमेंट के हिसाब से उसको हेल भेजना चाहिए, उसके रिवॉर्ड के हिसाब से उसको जन्नत में भेजना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन इस तरह से यहाँ बैठ के सारी जिंदगी इंतजार करना रीबर्थ का, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है कि उनकी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो यहीं से एगिस बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है हरकुलिस, मैं इस बात को मानता हूँ। पहले यहाँ पे चीज़ें इस तरह से नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ज़्यूस मरे हैं तब से तुम्हारा चाचा यानी हेडीज जो है उसने हेल के ऊपर नजर रखना वैसे छोड़ दिए। उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे चल रहा है तो क्या चल रहा है। वो इस वक्त जो है मॉर्टल्स की दुनिया में ज़्यादा ध्यान दे रहा है और ओलंपस ग्रुप और हेरा की जो है प्लॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगाया हुआ है, इसलिए उसको पता ही नहीं है उसके पीछे यहाँ पे क्या चल रहा है। और प्लूटो ने इसी वजह से इंश्योर करा है कि उसने तुम्हारे फादर ज़्यूस को टार्टरस के बिल्कुल आखिरी कोने के अंदर रखा है, जिसको हमें जाना पड़ेगा रिवर स्टाइक्स को क्रॉस करके। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है कि चलो कम से कम इस बार मेरे सामने एक बड़ी सी कश्ती है और मैं कंफर्टेबली वहाँ पे जा सकता हूँ, पिछली बार की तरह नहीं। और हम देखते हैं इस तरह से यहाँ पे आप सबको पता होगा ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक बोटमैन होता है जो कि उनको रिवर क्रॉस करवाता है। और इस बोटमैन के पास हम जाते हैं तो वो बोलता है कि हरकुलिस आखिरकार तुम्हें किसी गॉड ने वहाँ पे मार के भेज ही दिया मेरे पास। मुझे माफ़ करना डिसअपॉइंटमेंट के लिए शेरॉन, लेकिन मैं यहाँ पे आज सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ। वैसे तुम्हारी बो और टाई बहुत अच्छी लग रही है। तो कहता है कि ज़रा एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है हरकुलिस। आखिरी बार जब तुम यहाँ पे आए थे तो तुम अपने 12th लेवर के बाद आए थे, जिसके जरिए तुमने मुझे फोर्स करा था कि मैं तुम्हें टार्टरस के उस पार ले जाऊं, और उस चीज़ की पनिशमेंट के लिए मुझे प्लूटो ने पूरे 1 साल तक जंजीरों के अंदर बांध के रखा हुआ था। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से आज कहीं नहीं ले जाने वाला हूँ। तो यही हरकुलिस बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मना कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने साथ फुल पेमेंट लेकर आया हूँ। ये देखो ये सिक्का। और इस तरह मैडियस भी अपना सिक्का निकाल के दिखाता है। तो कहता है कि लगता है कि तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर एक अनपेड कर्ज है, तुमने अभी तक मेरी कीमत नहीं चुकाई है, और अब अगर तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो मेरे पास एक नया सौदा है। तुम्हें हर एक उस इंसान के बदले मुझे एक गोल्ड चिप देनी पड़ेगी जिसको तुमने मार के मेरे पास भेजा है। जितने भी तुमने अपने लाइफ टाइम के अंदर लोग मारे हैं उन सब के बदले मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। तो यहीं से एगिस बोलता है कि ठीक है, फिर हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, बताओ कि तुम्हारी क्या कीमत है, कितने लोग इसने अब तक मारे हैं। कैरॉन बोलता है कि इसने अभी तक 10 लोगों को मारा है। तो एगिस बोलता है कि अच्छा इतना भी बुरा नहीं है यार। तो बोलता है कि 10,000 लोगों को। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं लैंड ऑफ द लिविंग के अंदर, जहाँ पे हम इस वक्त ओलंपस ग्रुप के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हेरा इस वक्त गुस्से से पागल हुई है और कहती है कि हेब आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे खिलाफ आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गद्दार कि तुमने मुझे उन मोटर्स के सामने बेइज्जत करने की कोशिश करी। वो तुम ही थी ना जिसने नॉर्मन ऑसबॉर्न को बताया था कि हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तुम ही थी ना जिसने अथीना और हरकुलिस की मदद करने के लिए वहाँ पे भेजा था लोगों को। तुमने इस बात का झूठ बोला कि मैं कॉन्टेनम को जो शुरू कर रही हूँ और इसीलिए वो अवेंजर्स वहाँ पे हम पे अटैक करने के लिए आ गए थे, और इस बात को अब जुटलाने की मेरे सामने हिम्मत भी नहीं करना। और इस तरह हम देखते हैं कि हेरा यहाँ पे अपनी बिजली के ऊपर जो कि उसको ज़्यूस के जरिए मिली है, वो अपनी बेटी के ऊपर अटैक कर रही होती है जो हरकुलिस की वाइफ है। और वो कहती है कि आखिरकार मैं करती भी तो और क्या करती, तुम मेरे हस्बैंड हरकुलिस को मारने वाली थी और ये मेरी पहली ड्यूटी है, मुझे अपने हस्बैंड को बचाना है। लेकिन हेरा आके उसकी गर्दन पकड़ती और कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी पहली और सिर्फ आखिरी ड्यूटी यही होगी कि तुम्हें अपनी मदर की बात को सुनना है। और हम देखते हैं कि यहाँ से वो एक जोरदार बिजली का झटका मारती है और हेबी को बिल्डिंग से निकाल के बाहर फेंकती है, जो कि यहाँ पे आके जमीन पे गिरती है। लेकिन हम वहीं पीछे से देखते हैं कि डेफनी गॉर्गन जो होती है उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करती है और वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है। और हेरा बोलती है कि अब तुम इसके बाद जो कुछ भी करने वाली हो डेफनी गॉर्गन जरा आराम से करना और सोच समझ के। हेरा तुम्हारी धमकियां मेरे ऊपर नहीं चलेंगी, मैं ओलंपस ग्रुप को सिर्फ इसी वजह से सर्व कर रही थी कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, नहीं हूँ। और क्या वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें उस गॉर्गन के कट से बाहर निकालने की हर एक कोशिश करी है। और इस वक्त मैं अपनी बेटी के ऊपर इसीलिए गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया है। पिछले 3000 साल से वो मेरी बेटी को निगलेक्ट करता आया है, उसके ऊपर चीट करता आया है, और अगर मैं उसके हस्बैंड से बदला ले रही हूँ तो उसमें बुरा ही क्या है। उसने मेरी बेटी को सिर्फ धोखा ही दिया है, उसने सिर्फ मेरी बेटी को दुख ही दिया है, और वो गॉडेस ऑफ यूथ है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर वो औरत है जिसके पास नेक्टर और एम्ब्रोसिया है, और उसी नेक्टर को पी के हम लोग जो है इमोर्टल रहते हैं, और इसीलिए वो हमारे लिए होप और इटर्नल का सिग्नेचर है। और इस तरह से उसको बर्बाद होता हुआ देखना या उसको कोई चीट करे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी तरह आप देखते हैं कि हेबी यहाँ पे गिरी भी होती है ज़मीन के ऊपर और वो वापसी दोबारा उठती है, और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी अभी तो ये ऊपर से गिरी है और ये दोबारा खड़ी हो गई। और वो लोग बोलते हैं कि लगता है कि ये एक म्यूटेंट है, इससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि मुझे यहाँ से सब छोड़ दो, मुझे यहाँ से ना आना होगा, अब मेरी मदद सिर्फ हरकुलिस ही कर सकता है, तो इसलिए मुझे कुछ भी करके हरकुलिस को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि हेब यहाँ से भागना शुरू करती है और हेरा बोलती है कि पैथेटिक, आज से मेरी कोई बेटी नहीं है, और अगर आज के बाद तुमने ये मिस्टेक दोबारा से करी कि मेरे मुंह पे कोई वेपन पॉइंट करा डेफनी गॉर्गन, तो ये बात मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस वक्त मेरा साथ दे रही हो, और तुम्हें भी उसी तरीके से मार डालूंगी जिस तरह मैंने अभी अपनी बेटी के ऊपर अटैक करा था।
और अफसोस के साथ तुम्हारे पास उसके जैसा ज़बरदस्त किस्म का हीलिंग फैक्टर नहीं है जिसके ज़रिए तुम फ़ौरन ठीक हो जाओ। अब जाओ वहाँ पे जाके सारे का सारा काम तवाड़ा जो है साफ़ करो, इससे पहले कि वहाँ पे उनके पुलिस वाले पहुँचें और ये मामला ज़रा एस्केलेट कर जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मोटल इस बारे में जाने कि वहाँ पे क्या हुआ था। और इस तरह हंट्समैन बोलता है कि बिल्कुल मॉम, जैसा आप कहें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हेरा जो है अपनी बेटी के ऊपर ही गुस्सा निकाल रही है, यानी हरकुलिस और अथीना को मारने के रास्ते में वो आई उनको बचाने के लिए, तो वो ये भूल गई बात कि वो उसकी बेटी है और उसने उसी के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेरा के मोटिव्स कितने ज़्यादा क्लियर हैं और वो जो है इसके मामले में किसी को भी रुकावट बनने नहीं देगी। वो हरकुलिस को मारने की उसने कसम खाई है तो वो उसको मार के ही रहेगी। अब यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं दोबारा कसीनो के अंदर, क्योंकि अब इनको बोट्समैन ने बोला था कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो पैसे कमाने का तरीका इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये लोग एक कसीनो के अंदर है और अमेडियस शो का ज़बरदस्त किस्म का कंप्यूटर जैसा दिमाग है और सारे के सारे गेम हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक एक करके जीत रहा होता है। लेकिन वहीं पे कसीनो के जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं और कहता है ये बच्चा अभी पिछले 45 मिनट के अंदर $1,00,000 जो है जीत चुका है। तो वो कहता है मेरे ख्याल से हमें बॉस को इस बारे में बता देना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस वगैरह भी बाकी सब लोग मौजूद होते हैं, वो जुआ वगैरह खेल रहे होते हैं ताकि पैसे बना सकें। वो गार्ड आता है अमेडियस की तरफ और बोलता है ज़रा मुझे माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे आपकी आईडी वगैरह देखनी होगी। मुझे नहीं लगता कि आप जो है 21 साल से बड़े के हैं और इस कसीनो के अंदर 21 साल से छोटों की एंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि ये न्यू जर्सी के अंदर है। तो अमेडियस बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अपनी आईडी दिखाता हूँ। और आप देखते हैं कि वो वहाँ पर अपना एक अजीब व गरीब कार्ड निकाल के दिखाता है और बोलता है कि वो एक किस्म का एजेंट है। तो वो बोलता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर बिलीव कर लूँ कि तुम ATF की एक एजेंट हो। तो कहता है कि अरे ड्यूड ज़रा आराम से बोलो, तुम मेरा कवर ब्लो कर दोगे यार। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे हरकुलिस आ जाता है बीच में और कहता है कि इससे दूर हटो। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमंस हरकुलिस को एक जोरदार मुक्का मारते हैं और कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो हेयर बॉल, वरना इस बच्चे के साथ तुम्हें भी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे हरकुलिस को गुस्सा आता है और वहाँ पे वो टेबल को तोड़ते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया, लायन और ओलंपस ने बहुत सुनी तुम लोगों की, अब बहुत हुआ। और हम अगले पल देखते हैं कि वो टेबल खींच के जो है सेरेबस के चेन्स के ऊपर मारता है और कहता है कि माइटी सेरेबस, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें कैद करके रखा था उनको जान से मार डालो। और इस तरह हम देखते हैं कि सेरेबस वहाँ पे आज़ाद होता है और डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और यहीं से हरकुलिस और अमेडियस जो अपनी चिप्स को जमा करते हैं और बोर्डमैन के पास भाग रहे होते हैं। और यहीं से बोर्डमैन उनको आगे रवाना तो कर देता है, लेकिन कहता है कि 1 सेंचुरी, यानी कि इस बार मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पहुँचाने के बदले मुझे 1 सदी तक जो है चेन्स के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, तुमने अपनी कीमत चुका दी है। और यहीं से एगिस बताता है कि अब हम जब एरेबस से टार्टरस की तरफ जा रहे हैं तो माहौल यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नजर आएगा। जहाँ वहाँ तुम्हें जो है खुश खुश सी दुनिया नजर आ रही थी, यहाँ पे बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। तो अमेडियस बोलता है कि ये बात तो सारी ठीक है कि हम इस बारे में जानते हैं पहले से, तो हमें समझने में मुश्किल नहीं हो रही है। लेकिन कैप्टन चैरोन ये बताओ कि जो मोटर्स यहाँ से गुजर रहे हैं उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, उनके लिए क्या मकसद रखती होंगी चीज़ें। तो कहता है कि तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो हरकुलिस, ये मोटर्स हैं, तुम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते और समझते हैं जो ये देखना चाहते हैं, बाकी को ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और फॉर द यूज से हरकुलिस, तुम अब एक इमोर्टल बन चुके हो, तो ये इंसानों की तरह सोचना कब बंद करोगे। और प्लीज़ अगली बार यहाँ पे मुझसे आके यहाँ पर आने का दोबारा रास्ता मत मांगना। तो हरकुलिस बोलता है कि अरे यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता हूँ कि दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे। और इस तरह देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ बेसिकली यहाँ से टार्टरस के अंदर एंटर हो रहे हैं, जो कि हेडीज का एक किंगडम है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी का हेल कहा जाता है। और वो लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो अमेडियस बोलता है कि वो हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म का वेलकम रखा गया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इनका इंतजार कर रहे होते हैं खतरनाक किस्म के विलन्स, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर के विलन हैं, ग्रीक मिथोलॉजी के विलन हैं, और इसमें से आप बहुत ज़्यादा लोगों को पहचानते भी होंगे। तो हरकुलिस बोलता है कि यहाँ तो मैं तकरीबन 12 लोगों को गिन सकता हूँ। लगता है कि अंकल प्लूटो ने ये नंबर खास तौर पे चुना है ताकि वो मुझे डरा सकें। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं मेरे भतीजे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नंबर तुम्हें डराने या धमकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर है एक जूरी का नंबर कि यहाँ पे आज कितने लोग तुम लोगों को जज करने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लूटो मौजूद होता है, जिसने अपनी चेन्स के अंदर ज़्यूस को बांधा हुआ होता है और ज़्यूस अपने घुटनों के ऊपर होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।